फिल्म की कहानी एक 13 वर्षीय लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने समूह से बिछड़ जाता है और 9 दिनों तक पहाड़ी जंगलों में खोया रहता है। वह भयानक मौसम, भूख और डर का सामना करता है, अपनी समझदारी और विश्वास के सहारे कठिन रास्तों को पार करने की कोशिश करता है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और 15 जुलाई 1939 को मैन राज्य में शुरू होती है। दो भाई रायन और डॉन फेंडलर अपने घर के पास जंगल में खेल रहे होते हैं और बहते हुए झरने में तैर रहे होते हैं। तभी वे अपने पिता की कार की आवाज सुनते हैं और उसे पकड़ने के लिए कच्ची सड़क पर दौड़ते हुए घर तक चले जाते हैं। डोनाल्ड फेंडलर घर पहुंचते हैं जहां उनकी पत्नी रूथ और उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके बड़े बेटे दौड़ते हुए उनके पास आते हैं, अपने पिता की वापसी की खुशी रोक नहीं पाते। भावनाओं से भरे डॉन अचानक थूक देते हैं जिससे उनके पिता नाखुश हो जाते हैं। रात के खाने के टेबल में डोनाल्ड अखबार में कोई चिंताजनक खबर पढ़ रहा होता है, जबकि दोनों भाई फर्श पर एक खिलौना ट्रेन के साथ खेल रहे होते हैं। खेल खेल में उनकी मस्ती झगड़े में बदल जाती है और फिर वे आपस में लड़ने लगते हैं। यह देखकर उनके पिता गुस्से में उन्हें सजा के रूप में कार धोने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन उनका झगड़ा वहीं जारी रहता है। खिड़की से अपने बेटों की लड़ाई देख उनकी मां अपने पति को समझाने के लिए कहती हैं। अपने सख्त पिता को देखते ही लड़के तुरंत लड़ाई रोक देते हैं, लेकिन उनके पिता उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि वे सच में लड़ना चाहते हैं तो पूरी तरह से लड़ें। हालांकि उनकी मां के वहां आने से सभी शांत हो जाती हैं। बाद में खाने की टेबल पर परिवार अगले ट्रिप के बारे में चर्चा करते हैं। यह ट्रिप सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, माउंट काटाडिन पर एक ट्रेकिंग अभियान। डॉन निराश होता है क्योंकि उसे वादा किया गया था कि वे मछली पकड़ने जाएंगे, लेकिन अब केवल 2 दिन की पहाड़ी यात्रा मिल रही है। वह अपने पिता से उनकी काम में बिजी होने को लेकर बहस करता है और फिर गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मां उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर नरम दिल से बात करने के साथ साथ उसके बाल भी काटती है। अगली सुबह डोनाल्ड अपनी तीनों बेटों को लेकर कार से रवाना होते हैं। रूथ और उनकी बेटियां दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें विदा करती हैं। फिर वे मेन के खूबसूरत दृश्यों से भरे रास्तों से गुजरते हैं। जल्द ही शानदार माउंट काटाडिन उनके सामने आ जाता है, जहां वे कैंप लगाने की योजना बनाते हैं। वहां पहुंचने पर वे अपने अभियान के अंतिम सदस्य उनके गाइड हेनरी से मिलते हैं। जब वे कैंप साइट पर पहुंचते हैं तो लड़के तंबू लगाते हैं, जबकि बड़े लोग और सबसे छोटा भाई आग जलाने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान हेनरी बच्चों को पहाड़ की आत्मा की कहानी सुनाता है। स्थानीय मूल अमेरिकी मिथ के अनुसार इस आत्मा के विशालकाय सींग और उतने ही बड़े पंख होते हैं। उसकी डरावनी कहानी के बीच अचानक एक तूफान आ जाता है। बिजली की चमक अंधेरी रात को प्रकाशित कर देती है, जिससे माहौल और रहस्यमय हो जाता है। ये डॉन के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसे सोने में मुश्किल होती है। वह तंबू में लेटा हुआ हवा की गड़गड़ाहट सुनता रहता है। उधर डोनाल्ड, जो अपनी सबसे छोटे बेटे के साथ कार में सो रहे होते हैं, अपने बड़े बेटों की चिंता करने लगते हैं। वह उठकर डॉन के तंबू के पास जाते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। अगली सुबह पूरा ग्रुप पहाड़ पर चढ़ाई के लिए निकलता है। हेनरी सबसे आगे चलता है, जबकि डोनाल्ड सबसे पीछे। रास्ते में वे एक और हाइकर्स के दल से मिलते हैं जो उसी रास्ते से लौट रहे होते हैं। जल्द ही मौसम बिगड़ने लगता है। कोहरा घना हो जाता है और नमी बढ़ जाती है। चट्टानों पर चढ़ना लड़कों के लिए मुश्किल होता जाता है, खासकर सबसे छोटे भाई के लिए। केवल डॉन ही अपनी चोटी तक पहुंचने की जिद पर अड़ा रहता है। जब उनके पिता वापस लौटने का सुझाव देते हैं तो डॉन बहस करने लगता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने हमेशा सिखाया है, जो भी शुरू करो उसे पूरा करना सीखो। डोनाल्ड थके हुए सबसे छोटे बेटे के साथ वापस लौटने का फैसला करते हैं, जबकि बड़े लड़के हेनरी के साथ चढ़ाई जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, कोहरा और घना होता जाता है। रायन ठंड से कांपने लगता है, जिससे डॉन अपनी स्वेटर उतारकर उसे दे देता है। चोटी पर पहुंचकर डॉन खूबसूरत नजारे का आनंद लेना चाहता है, लेकिन वहां चारों ओर केवल कोहरे की एक ठोस दीवार होती है, जिससे विजिबिलिटी कुछ मीटर तक सीमित हो जाती है। रायन अपने भाई की तरह उत्साहित नहीं होता। दोनों में फिर बहस हो जाती है, जो लगभग लड़ाई में बदल जाती है। स्थिति खतरनाक हो जाती है, जिससे हेनरी को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि वे किनारे से नीचे ना गिर जाएं। गुस्से में डॉन मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ से नीचे भागने लगता है, जिससे वह ग्रुप से अलग हो जाता है। रायन और हेनरी उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गुस्सा उसकी रफ्तार को और बढ़ा देता है। अब
अपनी नासमझी के नतीजे को समझते हुए डॉन घबरा जाता है। वह बारिश के बीच चिल्लाकर अपने पिता को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अपने बेटे को खोजने के लिए डोनाल्ड हेनरी को रेंजर स्टेशन भेजते हैं ताकि एक बचाव अभियान संगठित किया जा सके। थोड़ी देर की भारी बारिश के बाद डॉन जंगल की ओर बढ़ता है। वहां उसे घास से ढकी एक कीचड़ भरी गड्ढी मिलती है, जहां वह एक जानवर का कंकाल देखता है जो शायद कभी बच नहीं पाया। तभी वह कटीली झाड़ियों में फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसे अपने पैंट छोड़नी पड़ती है, जो घनी झाड़ियों में उलझ जाती है। अब वह जंगल में अंधेरा होने तक भटकता रहता है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसके जूते फट चुके हैं और अब वे चिथड़ों में बदल गए हैं। उसकी मोजे भी पूरी तरह घिस चुके हैं और उसका घायल पैर का अंगूठा अब खून से लथपथ है। वह अपनी टी शर्ट से एक पट्टी फाड़ता है और घाव को बांधता है। फिर वह सीधे जमीन पर सो जाता है। इसी दौरान दर्जनों रेंजर और वॉलंटियर्स टॉर्च लेकर अंधेरे में उसकी तलाश करते हैं, लेकिन डोनाल्ड के पास कोई और चारा नहीं बचता। वह घर फोन करके अपनी पत्नी को यह खबर देता है। अगली सुबह यह उसकी गुमशुदगी का दूसरा दिन होता है। रूथ रेंजर मुख्यालय पहुंचती है, जहां अधिकारी मैप का उपयोग करके सर्च ऑपरेशन की रिव्यू कर रहे होते हैं। वह गुस्से और चिंता में पूछती है कि उसके बेटे को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। इस पर एक रेंजर जवाब देता है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आसपास की कई बस्तियों से दर्जनों वॉलंटियर्स भी इस खोज में शामिल हो गए हैं। इधर डॉन की नींद खुलती है और वह अपने ऊपर एक चिड़िया का पंख तैरता हुआ देखता है। वह पंख को पकड़ता है और जमीन पर थूकता है। फिर महसूस करता है कि अब उसका पिता उसे डांटने के लिए नहीं है। यह सोचकर वह मजाकिया अंदाज में अपने पिता की नकल करता है, लेकिन कीड़ों के काटने से परेशान होकर उसे आगे बढ़ना पड़ता है। घनी घास के बीच रास्ता बनाते हुए वह एक झरने तक पहुंचता है और उसमें पार करने के लिए घुसता है। आगे बढ़ते हुए वह अपने दूसरे पैर को भी कपड़े से लपेटता है, क्योंकि नंगे पैर चलने से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन वह एक पहाड़ी नदी पर पहुंचता है, जहां छोटे झरने बह रहे होते हैं। यह देखकर उसका हौसला बढ़ जाता है और वह पानी में खेलता है, नहाता है और गाने गाता है। लेकिन उसकी यह मस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर अनगिनत झोंकें चिपक गई हैं, जो काउंट ड्रैकुला के नौकरों की तरह उसका खून चूस रही हैं। घिनौने परजीवियों को शरीर से हटाने के लिए संघर्ष करते हुए वह अपनी यात्रा जारी रखता है। चौथे दिन रायन अपने भाई को लेकर बेहद चिंतित हो जाता है। वह अपनी मां से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि डॉन अभी भी जिंदा है। इस बीच सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाता है और अधिक वॉलंटियर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होते हैं। सर्च फील्ड में अब एक बड़ा कैंप लगा दिया गया है, जिसमें फील्ड किचन और एक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी मौजूद है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद वे खोए हुए लड़के को खोजने में असफल रहते हैं। इस घटना की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों की भीड़ वहां पहुंच जाती है, जिससे मुख्य रेंजर को सर्च ऑपरेशन छोड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त होना पड़ता है। रिपोर्टर लगातार इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच लड़का अब भी अकेला जंगल में भटक रहा है। डॉन का पिता यह महसूस करके कि वह अब और कुछ नहीं कर सकता, घर लौटने का फैसला करता है ताकि अपनी पत्नी को इस कठिन परीक्षा में सहारा दे सके। 5वें दिन डॉन को एक गुफा मिलती है और वह उत्साहित होकर उसकी ओर भागता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वहां लोग होंगे। हालांकि यह गुफा उतनी ही सुनसान होती है जितनी कि फैंस की अच्छी स्टार वॉर्स फिल्म देखने की उम्मीद। लेकिन पहले के निवासियों के कुछ अवशेष अब भी मौजूद थे। वह एक पुराने संदूक को खोलता है, जहां उसे बेकार का सामान मिलता है, जिसमें एक टेढ़ा चम्मच भी होता है। तभी उसे अपने बॉय स्काउट ट्रेनिंग की याद आती है और वह पास की नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खाली हाथ मछली पकड़ने की यह कोशिश पूरी तरह असफल हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि इंसान जानवरों से इसीलिए अलग है क्योंकि वह औजारों का इस्तेमाल कर सकता है। वह एक भाले जैसा कुछ बनाकर मछली को मारने या एक पत्थर से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर उसकी कोशिश नाकाम होती है। अपनी असफल कोशिशों से थककर डॉन के दिमाग में अचानक एक शानदार विचार आता है। वह अपनी टी शर्ट को जाल की तरह इस्तेमाल करता है। इस बार उसकी चाल काम कर जाती है और आखिरकार वह एक मछली पकड़ने में सफल हो जाता है। अब उसे इसे पकाने का तरीका खोजना पड़ता है। उसे एक घोड़े की नाल मिलती है, जिससे वह चिंगारी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से असफल हो जाता है। कोई और चारा न होने के कारण उसे कच्ची मछली खानी पड़ती है।
टेढ़े चम्मच का उपयोग करके वह मछली का मांस निकालता है, लेकिन पहला कौर निगलते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। लेकिन मेन्यू में कोई और विकल्प न होने के कारण उसे जो मिला है वही खाना पड़ता है। जैसे जैसे वह खाता है उसे अपने घर की यादें सताने लगती हैं। वह गर्माहट जब पूरा परिवार रसोई की टेबल के चारों ओर बैठकर आराम से खाना खाता था, जहां खाने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। यहां तक कि जंगल में छिपी हुई सूरज की आखिरी किरणें भी उसे उसके विचारों से बाहर नहीं निकाल पाती। छठे दिन अब भी जंगल में खोया हुआ डॉन बिना किसी दिशा के भटकता रहता है। वह पहाड़ी धाराओं पर रुकता है, पानी पीता है और उस दिन के बारे में सोचता है जब उसने हेनरी और रायन से दूर भागने का फैसला किया था। एक और दिन बीत जाता है। 7वें दिन रूथ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर कैंप में सर्च टीम के लिए भोजन तैयार करने में मदद करती है। इसी दौरान सर्च टीम को एक चट्टान में एक संकरी दरार दिखाई देती है, जिससे एक भयंकर दुर्गंध आ रही होती है। हालांकि वह दरार इतनी छोटी होती है कि कोई आदमी उसमें समा नहीं सकता। यहां तक कि पतले दुबले हेनरी के लिए भी उसमें घुसना असंभव होता है। फिर रायन खुद आगे बढ़ने का फैसला करता है। रेंगते हुए अंदर घुसकर उसे कुछ अवशेष मिलता है, लेकिन वे उसके भाई के नहीं होते, जैसा कि उसे डर था। बाद में बरामदे पर बैठे हुए वह अपने पिता के सामने यह स्वीकार करता है कि वह खुद को अपने भाई के खो जाने के लिए दोषी मानता है। उसे लगता है कि अगर उस दिन उनका झगड़ा न हुआ होता तो डॉन भागता ही नहीं। डोनाल्ड अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहता है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, और वह वादा करता है कि वह अपने खोए हुए बेटे को जरूर ढूंढ निकालेगा। 8वां दिन आता है जब रेंजर अपनी सर्चिंग मैप की विश्लेषण कर रहे होते हैं। खोया हुआ डॉन की नींद एक हवाई जहाज की आवाज से खुलती है। वह ऊपर उड़ते हुए विमान को देखता है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश उतनी ही बेकार होती है जैसे कोई इंसान सीधे छलांग लगाकर आसमान से जहाज पकड़ने की कोशिश करे। थकान और निराशा से हारकर डॉन अपनी पीठ के बल गिर पड़ता है और वहीं पड़ा रहता है जब तक कि शाम नहीं हो जाती। तनाव से टूट चुके उसके दिमाग में अब हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है, वही पौराणिक आत्मा जिसके बारे में हेनरी ने कैंप फायर के दौरान बताया था। वह आत्मा उसे अपने पंखों से ढक देती है, उसे गर्माहट देती है और आराम से सोने की अनुमति देती है। उसी समय उसके सोते हुए पिता को अचानक अंतरिक्ष से कोई संकेत मिलता है और वह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। हालांकि अंधेरे में भागते हुए वह पेड़ों की डालियों से टकरा जाता है, मुंह के बल गिरता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां रूथ तुरंत पहुंचती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम उसका पति खुद को मारने में सफल न हो जाए। 9वें दिन सुबह सुबह डॉन को एक मकड़ी काट लेती है। बाद में गोलम की तरह झुके हुए वह सूखी घास में मिले किसी जानवर की खोपड़ी पर नजर गड़ाए बैठा रहता है। वह उन हड्डियों से खेलता है और फिर अपनी बेघर यात्रा जारी रखता है, लेकिन अब उसकी थकी हुई चेतना पूरी तरह से भ्रमित होने लगती है। एक खुली जगह में उसे एक नरम बिस्तर दिखाई देता है। वह बिस्तर पर चढ़ता है, मानो अब हमेशा के लिए सो जाने को तैयार हो। अर्धनिद्रा हाफ ड्रीम की स्थिति में उसे अपने परिवार के चेहरे दिखाई देने लगते हैं, उसके भाई, उसकी बहन और उसकी माँ। फिर वह अपने पिता की आवाज का भ्रम देखता है जो उसे पुकार रहा होता है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि नदी के दूसरी ओर एक औरत कपड़े धो रही है। वह नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता है और मदद के लिए पुकारता है। इसी बीच अस्पताल में रूथ अपने पति के कमरे में घुसती है। उसके चेहरे की खुशी देखकर डोनाल्ड सब कुछ समझ जाता है। कुछ देर बाद अब नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में पट्टियों से ढका डॉन नदी में एक कश्ती कयाक के जरिए अपनी मां के पास लाया जाता है। वे नदी के बीचों बीच मिलते हैं और भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डॉन को फिर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां चिकित्सा कर्मी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हमेशा सनसनीखेज खबर की तलाश में रहने वाले पत्रकार भी वहां मौजूद होते हैं और उसका परिवार भी, जो इस भटके हुए लड़के को गले लगाने के लिए तैयार होता है। रायन वह स्वेटर लौटाता है जो डॉन ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसे दिया था। लास्ट सीन में डॉन अपने पिता को अस्पताल के कमरे में बैठे हुए देखता है, जिनका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। वह आदमी अपने बेटे को गले लगाता है और धीरे से फुसफुसाता है कि वह उससे प्यार करता है।
यह सुनकर डॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म असली डॉन फेंडलर के बचाव अभियान की पुरानी फुटेज के साथ समाप्त होती है। इसके साथ ही उन वास्तविक लोगों के साक्षात्कार क्लिप भी दिखाई जाती है जिन्होंने इस कहानी को वास्तविक जीवन में जिया था। डॉन 1976 में फिर से माउंट कटाडिन गया अपने डर का सामना करने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।